यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया उसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई should receive orders from only one superior at a time and that employee should be answerable only to that superior। हेनरी फ्योल कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन यानी कोई सुपीरियर, अभी सुपीरियर क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्या होता है ये अभी हम क्लियर कर लेते हैं। पहले देखो, इस पूरे चैप्टर में, रादर पूरी बिजनेस स्टडी में, जब भी हम सुपीरियर की बात कर रहे हैं या जब भी हम सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, सुपीरियर का मतलब होता है बॉस, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है उसका जूनियर। शॉर्ट में समझ आ गया? सुपीरियर का मतलब बॉस और सबऑर्डिनेट का मतलब जूनियर। ये इस लैंग्वेज में हम सुपीरियर और सबऑर्डिनेट ही यूज करेंगे, यहां पे बॉस और जूनियर शब्द यूज नहीं होगा, लेकिन मतलब आपको समझ आ गया। सुपीरियर का मतलब जो बॉस है और सबऑर्डिनेट का मतलब जो उसका जूनियर है। तो मेक इट क्लियर। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि जब भी कोई सुपीरियर किसी सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा या उसको ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर केवल एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। अगर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दो जगह से मिल रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हेनरी फ्योल का कहना था कि जब भी एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दो या उससे ज्यादा जगह से मिलती है तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया एक टाइम में एक ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा और वो जो सबऑर्डिनेट है वो सिर्फ एक ही सुपीरियर को आंसरेबल होगा। देखो इसके फायदे क्या है, आपको और क्लैरिटी आएगी। यूनिटी ऑफ कमांड से फायदा क्या होता है? पहला, नो कंफ्यूज सिचुएशन फॉर दी सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर एक ही पर्सन को दो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही पर्सन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बॉस कैसे होंगे? अब आप मान लो आपका स्कूल है और आपके स्कूल में कोई टीचर है, तो जो प्रिंसिपल है वो भी उनसे बड़े हैं पोजीशन में और आपके स्कूल के जो चेयरपर्सन है वो भी बड़े हैं। अगर मान लो स्कूल के टीचर को प्रिंसिपल भी इंस्ट्रक्शन दे और चेयरपर्सन भी इंस्ट्रक्शन दे और दोनों अलग अलग हो तो टीचर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, किसकी बात माने, प्रिंसिपल की बात माने या चेयरपर्सन की बात माने। उनके लिए तो दोनों बड़े हैं। मान लो प्रिंसिपल टीचर को बोलती है कि भैया कल आपने अकाउंट्स की क्लास लेनी है और चेयरपर्सन कहता है नहीं जी कल आपको तो बिजनेस स्टडी की क्लास लेनी है। अब टीचर तो कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि टीचर के लिए तो दोनों बॉस हैं, दोनों ही सुपीरियर हैं पोजीशन में, चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे वो चेयरपर्सन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर उनको टीचर को एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी, पहला फायदा। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ बोथ सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज सुपीरियर्स इंक्रीजेस, यानी इस सिचुएशन में दोनों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो। समझ आया? भाई यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है तो दोनों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, सुपीरियर की भी और सबऑर्डिनेट की भी, क्योंकि सुपीरियर को पता होगा कि उसने सबऑर्डिनेट को क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है और सबऑर्डिनेट को मालूम होगा कि मुझे किस सुपीरियर को आंसर देना है। चलो आपको इस प्रिंसिपल को एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या हुआ, एक बार स्कूल में पियोन था, उसको प्रिंसिपल ने बोला कि ये रजिस्टर ले जाओ और सारे टीचर से साइन करा करके लाओ। ठीक है जी, पियोन ने वो उठाया रजिस्टर और चल दिया। इन बिटवीन स्कूल की जो सीनियर विंग के इंचार्ज थी उन्होंने बुला लिया, भाई इधर आओ, जाओ कैंटीन से समोसे लेकर के आओ, लंच टाइम होने वाला है, समोसे ला दो। ठीक है जी। अभी वो काम भी पूरा नहीं हुआ था कि बीच में एक टीचर ने बुला लिया और उनको बोला कि ये बुक जो है लाइब्रेरी में वापस दे आओ। अब बेचारा पियोन कंफ्यूज,
क्योंकि पियोन के लिए चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो सीनियर विंग के इंचार्ज है, चाहे वो स्कूल का टीचर है, तीनों ही बॉस है, तीनों ही सुपीरियर है। तो उसने पता क्या किया? कुछ नहीं किया भैया, वो आराम से गया एक कमरे में जाकर के, स्टोर रूम में जाकर के रेस्ट करने बैठ गया। उसने किसी का काम नहीं किया। हो गई ना मुश्किल, हो गई ना सिचुएशन ऑफवर्ड। अब क्या हुआ, वो जो पर्सन था, पियोन था, प्रिंसिपल ने पूछा भैया रजिस्टर साइन करा ले। बोला जी कैसे करा के दाता जी? जो सीनियर विंग की इंचार्ज है उन्होंने मुझे अर्जेंट बेसिस पे बोला पहले समोसे लेकर के आओ। काम नहीं किया। सीनियर विंग के इंचार्ज ने पूछा भैया समोसे कहां रह गए, आप लेकर नहीं आए? बोला जी मैं क्या करता, प्रिंसिपल मैम ने काम भेज दिया था इसलिए आपका काम नहीं किया। अब टीचर ने पूछा भैया बुक वापस रखा है लाइब्रेरी में? बोलता नहीं जी पहले 2 काम थे मेरे पास, आपका काम कहां से करता। अब देखो जहां पर भी एक सबऑर्डिनेट को 2 सुपीरियर लीड करेंगे वहां पर कंफ्यूजन तो आएगी ही आएगी और काम एफिशिएंटली नहीं हो सकता। इसलिए हेनरी फेयोल का कहना था कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर, यानी कि एक समय में एक ही सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा। पहला फायदा था नो कंफ्यूज सिचुएशन, इसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। दूसरा फायदा एफिशिएंसी ऑफ बोथ सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर इंक्रीजेस। तीसरा फायदा इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पियोन वाले केस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि 3 लोगों ने एक साथ में इंस्ट्रक्शन दे रखी है। सोचो ना, है ना दिक्कत वाली बात। भाई आपको ही स्कूल में 2 टीचर एक ही टाइम में बुला ले भैया इस टाइम पे इस पीरियड में मेरी क्लास में आना, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना किसकी क्लास में जाओगे। जिसकी क्लास में आप चले गए वो टीचर खुश, जिसकी क्लास में नहीं गए वो नाराज हो जाएगा। ये नुकसान है इसका। देखो कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू द इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर्स। मान लो आप ही को सेकेंड पीरियड में अकाउंट्स के टीचर बोलते हैं कि भैया मेरी क्लास में आना, आपको अकाउंट्स पढ़ना है, और उसी पीरियड में आपके इंग्लिश के टीचर बोले कि आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए आना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिसकी बात आपने मान ली वो टीचर खुश, जिसकी बात नहीं मानी उसके तो बेचारे की जो ईगो है वो तो इंजर्ड हो जाएगी। अरे मेरी बात नहीं मानी। इंग्लिश का टीचर बोलेगा अरे मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी। और अगर आप इंग्लिश में चले गए और आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा तो अकाउंट्स का टीचर परेशान कि यार बच्चा मेरी बात नहीं मानता। लेकिन यहां पर आप देखो कि प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। आंसरेबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया सबऑर्डिनेट क्या करेगा, उसके लिए तो दोनों बॉस है ना। इसलिए हेनरी फेयोल ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड हैज टू बी फॉलोड। इज दैट क्लियर? यह था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, यूनिटी ऑफ कमांड। दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है? नोट्स में नहीं देखना भैया। यूएसए का जो यू है वो तो हमने कवर कर लिया। इसका मतलब क्या था? स्केलर चेन। अब हम करते हैं स्केलर चेन कौन सा प्रिंसिपल होता है। हेनरी फेयोल ने जो दूसरा प्रिंसिपल हमें सजेस्ट किया उसका नाम है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? चलो एक तरीके से इसको ड्रॉ करके ना हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलर चेन क्या होता है। हेनरी फेयोल का कहना था कि स्केलर चेन कैसे बनता है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखो ये ए बॉस है, ठीक है, बी ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, हम ए बी सी डी नहीं खेल रहे हैं यहां पर,
हम यहां पर एक स्केलर चेन को ड्रॉ कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर L M N O P Q, ध्यान से देखो, L M N O P Q। स्केलर चेन का मतलब ये है, हेनरी फ्योल ने कहा कि स्केलर चेन में आपको जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना चाहते हो, कोई भी ऑर्डर देना चाहते हो, तो उस केस में आपको एक चेन को फॉलो करना चाहिए स्केल के फॉर्म में। यानी कि अगर ए ने बी को कोई भी, ए ने मान लो एफ को या जी को कोई भी ऑर्डर देना है या कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, तो ए किसको देगा? बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को, डी ई को, एफ को और जी को। यानी कि इस केस के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, अगर वो एफ या जी को देनी है तो वो एक सीक्वेंस में चलेगी, स्केल की फॉर्म में चलेगी। ए ने अगर एफ को कोई भी बात बतानी है तो ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को, डी ई को, ई एफ को और एफ जी को बताएगा। अब ध्यान से देखो जरा इसमें, अगर जी को वापस फीडबैक देना है या आंसर देना है ए को, तो वो कैसे जाएगा? यानी कि जी एफ को बताएगा, एफ ई को बताएगा, ई डी को, डी सी को, सी बी को और बी ए को। यानी कि समझ आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? ये बन गई आपकी चेन। हम एक सीक्वेंस में स्केल की तरह इसको फॉलो कर रहे हैं और ये बन गई चेन, इसलिए इसको नाम दिया गया स्केलर चेन। स्केल की फॉर्म में हम चेन बनाते जाएंगे and it would be called scalar chain। आपको समझ में आ गया बेटा कि why this is called scalar chain? हाँ, अभी आपको ये समझ नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं, वो अभी हम आते हैं इस टॉपिक पे कि ऐसा क्यों सजेस्ट किया हेनरी फ्योल ने। भाई आप ये सोच रहे होगे कि ए बेवकूफ है कि ए ने जब एफ को बात बतानी है तो फोन करके बता दे यार कि काम करना है। ये क्या लंबी कहानी चल रही है भाई, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, आप जो समझ रहे हो बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। अभी आपको समझ में आएगा कि हेनरी फ्योल ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्यों दिया। क्योंकि हमें जरूर ये लगता है कि ये बात गलत है, डायरेक्टली कॉल करके बोल देना यार ये काम करना है, सिंपल, क्या इतनी लंबी कहानी चल रही है। देखो ऐसे ही अगर मान लो ए ने पी या क्यू को कोई बात कहनी है तो यहां पर भी सेम सीक्वेंस फॉलो होगा, सेम चेन की तरह फॉलो होगा एंड दिस वुड बी कॉल्ड स्केलर चेन। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर P ने F से कोई बात करनी है तो P क्या करेगा? O को बोलेगा, O N को, N M को, L को, A को, है ना? फिर A अपना फॉलो करेगा प्रोसेस, F तक वो इंस्ट्रक्शन पहुंचाएगा, फिर वो वापस जाएगी, फिर वापस आएगी। कितना मुश्किल काम हो गया ना, कितना मुश्किल काम हो गया। स्केलर चेन तो बहुत लंबी हो गई भाई। ध्यान से देखो, अगर मान लो इस केस में एफ को इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट ए से मिल जाएगी तो क्या एफ ई की रेस्पेक्ट करेगा? बताओ, एफ क्या बोलेगा? भैया ई को तू रहने दे यार, मेरे तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ऊपर से, मैं तो ऊपर वाले से डायरेक्टली बात कर लेता हूं बॉस से। तो यानी जितने लोग बीच में होंगे उन सबकी रिस्पेक्ट खतरे में पड़ जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, वो पोजीशन का होता है। डेफिनेटली अगर एफ को कोई भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली ए से मिलेगी तो एफ कभी भी ई की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, डी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये चेन चलती जाती है, जी के बाद भी चलती जाती है। मान लो अगर आपके अंबानी फैमिली में मुकेश अंबानी से डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, और डायरेक्टली बात कर सकते हो आप, तो क्या आप अपने ऊपर किसी भी बॉस की बात सुनोगे?
कभी नहीं। और अगर मुकेश अंबानी सबकी बातें खुद सुनने लग जाए तो क्या वो पूरे दिन में सारे काम को टैकल कर पाएगा? इम्पॉसिबल। और यहां पर हम सिर्फ बेटा 2 चेन को ले रहे हैं, ऐसी पता नहीं हजारों चेन होती हैं, और हम सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 लेवल तक की बात कर रहे हैं। ऐसे डाउन द लाइन बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, प्रॉपर गाइडलाइंस को लोगों तक पहुंचाना है, तो स्केलर चेन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सबके पास पहुंचे, राइट, सबके पास, तो डेफिनेटली आपको स्केलर चेन को फॉलो करना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है आपके दिमाग में एक बड़ी सिचुएशन आ रही है और आप बार बार ये सोच रहे हो और मुझसे जानने की कोशिश कर रहे हो कि सर अगर एफ को पी से बात करनी है तो डेफिनेटली ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और काफी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए भी हेनरी फ्योल ने हमें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन है। मैटर अगर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और अगर मैनेजर्स सेम लेवल पर हैं। 3 चीजें ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, नंबर 1, नंबर 2 मैटर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत जरूरी है। तीसरा, मैनेजर्स आर एट सेम लेवल, सारे मैनेजर्स सेम लेवल पर हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं बेटा? जब ये 3 सिचुएशंस फॉलो होंगी। इमरजेंसी सिचुएशन, मैटर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैनेजर्स आर एट सेम लेवल। तब इस सिचुएशन में एफ अगर पी से बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो कर सकता है। एफ अगर पी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ध्यान से देखो, अगर ये 3 सिचुएशन है तो वो कर सकता है, और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया गैंग प्लैंक। यानी कि सेम गैंग में एक प्लैंक बनाना, एक पुल बनाना, लेकिन ये पुल पक्का नहीं होना चाहिए, कच्चा पुल होना चाहिए। इसलिए आप देखो हमने इसमें डॉटेड लाइंस डाली हैं, एक स्ट्रेट लाइन नहीं डाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो प्लैंक आप यूज करोगे, यानी सेम लेवल के मैनेजर्स जब इस प्लैंक को यूज करेंगे तो वो केवल इन 3 सिचुएशन में करेंगे। यानी कि इट शुड नॉट बी अ रेगुलर फीचर। समझ आ गया? ये रेगुलर फीचर नहीं होगा। यहां पर इन 3 सिचुएशन में ही आप इसको यूज कर सकते हो। यानी कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, मैटर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैनेजर सेम लेवल पर है, तो ही वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया गैंग प्लैंक। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ गैंग प्लैंक ही यूज करना है इन 3 सिचुएशन में। और नॉर्मल सिचुएशन में क्या यूज करेंगे आप? स्केलर चेन, यानी कि चेन को फॉलो करेंगे आप स्केल की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि स्केलर चेन के फायदे क्या होते हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स कैसे हैं। ध्यान देना बेटे, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना?
और कोई भी चीज सिर्फ फायदा नहीं करती है, तो इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स दोनों पढ़ रहे हैं यहां पर। पॉजिटिव इसलिए कि हम उस प्रिंसिपल को यूज क्यों करें, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उससे हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो वो नेगेटिव फैक्टर्स को हमें कंट्रोल करके चलना है। भैया आप कोई भी दवाई खाते हो तो उसकी साइड इफेक्ट ना हो, उसके लिए भी तो गोली खाते हैं ना। भाई कुछ दवाई ली आपने, पेन किलर ली, साथ साथ एसिडिटी की गोली भी आप ले लेते हो, क्योंकि पेन किलर की जो गोली होती है वो नॉर्मली एसिडिटी करती है। इसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल्स आप समझ रहे हो बेटा, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो हमें उनको प्लग करके चलना है, यानी कि कंट्रोल करके चलना है। स्केलर चेन, हाँ पढ़ो बेटा, डेफिनेटली पढ़ना है आपको, रीड इट। इधर उधर ध्यान नहीं, डायरेक्टली पढ़ो। हाँ वही बात कह रहे हैं ना जो भी हमने डिस्कस की। इट रेफर्स टू अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जो हाईएस्ट यानी कि ए से लेकर के जी तक स्ट्रेट लाइन में फॉलो होगी। दिस चेन मस्ट बी फॉलोड, देखो यहां पर बात करें मस्ट, दिस चेन मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। इट मीन्स ईच कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा इन ए स्ट्रेट लाइन। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा in a straight line. The important condition here is that no step should be overlooked during communication. यानी कम्युनिकेशन करते वक्त कोई भी स्टेप ओवरलुक नहीं होना चाहिए, यानी ए से जी तक अगर कोई भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो बीच में से कोई भी पोजीशन स्किप नहीं होनी चाहिए। इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है? नंबर 1, फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन। देखो सबसे पहला फायदा स्केलर चेन को यूज करने का, फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फ्लो करेगी तो वो एक ऑर्डर में करेगी। ठीक है, पहला फायदा फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन। दूसरा फायदा बेटर रिलेशंस बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रेस्पेक्ट for authority. Better relations because of absolute respect for authority. देखो रिलेशनशिप इन सबके बीच में इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को रेस्पेक्ट देंगे, अपने सुपीरियर को रेस्पेक्ट देंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर हर एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रेस्पेक्ट देगा तो इसका मतलब जितनी भी पोजीशंस होंगी एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको रेस्पेक्ट मिलेगी, और जब सबको रेस्पेक्ट मिलेगी तो उनके बीच में रिलेशंस ज्यादा अच्छे होंगे। तीसरा फायदा इसका क्विक सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। क्विक सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब यह है, अगर आप ध्यान से देखो आपके सामने जो स्केलर चेन का हमने चार्ट दिया हुआ है, इसमें हर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है, लेट्स सपोज ई को प्रॉब्लम आती है तो वो डी से डिस्कस करेगा, सी को प्रॉब्लम आती है वो बी से डिस्कस करेगा, ओ को प्रॉब्लम आती है वो एन से डिस्कस करेगा, और उसको सॉल्यूशंस हाथ के हाथ मिल जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्विक सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर हम स्केलर चेन को फॉलो कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये तो हुए 3 फायदे। इसके नेगेटिव फैक्टर्स क्या है, इससे नुकसान क्या हो सकता है? नंबर 1, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अभी हमने डिस्कस किया था
कि अगर हम वाकई में ही स्केलर चेन को स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो करते हैं तो डिसीजन बहुत लेट हो जाएगा, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमने इसके सॉल्यूशन के लिए एक प्लान बनाया जिसको नाम दिया गैंग प्लैंक। ठीक है, और दूसरा नुकसान, अगर आप स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते तो क्या हो सकता है, हार्मनी अमंगस्ट इमीडिएट सुपीरियर डिसअपीयर्स, यानी कि आपकी जो हार्मनी है आपके सीधे सीधे इमीडिएट सुपीरियर से। ये इमीडिएट सुपीरियर कौन होता है भाई, सोचो हो, इमीडिएट सुपीरियर का मतलब क्या है यहां पर? बिल्कुल ठीक सोचा। बताऊं क्या? डी के लिए इमीडिएट सुपीरियर कौन है? सी। हालांकि डी के लिए सी भी सुपीरियर है, बी भी सुपीरियर है, ए भी सुपीरियर है, लेकिन इमीडिएट सुपीरियर कौन है डी के लिए? सी। वेरी गुड। और पी के लिए कौन है? यस, ओ, बिल्कुल ठीक भैया। पी के लिए तो सारे ही सुपीरियर हैं, ओ एन एम एल ए, है ना, लेकिन पी का जो इमीडिएट सुपीरियर है वो कौन है? ओ। ओ नो, समझ आ गया? तो हार्मनी अमंगस्ट इमीडिएट सुपीरियर डिसअपीयर्स। अगर आप इस स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते हो तो जो हार्मनी है वो डिसअपीयर हो जाएगी, और अगर हार्मनी एक बार निकल गई तो भैया जोड़ना मुश्किल है। भाई चेन के अंदर क्या होता है, जो चेन के अंदर अगर ग्रीस नहीं होगी माय डियर तो चेन काम नहीं करती ना। ऐसे ही जो हमने स्केलर चेन बनाई थी, इन सब के बीच में जो ग्रीस का काम करती है वो हार्मनी करती है। अगर हार्मनी निकाल देंगे तो ये चेन काम नहीं करेगी, और अगर ये चेन काम नहीं करेगी तो मुश्किल हो जाएगा काम करवाना। गॉट दिस पॉइंट? दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। समझ आ गया फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है बेटा? यानी कि इसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, टॉप से बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, और कोई भी स्टेप इसमें ओवरलुक नहीं होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। अब हम आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। उस थर्ड प्रिंसिपल का नाम है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है यूएसए का ए। पहली बात, यूएसए का ए है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। These principles state that authority and responsibility should go hand in hand. It means that when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the results, this can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility. हेनरी फ्योल का कहना था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसके बगैर काम नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? क्या बिना किसी को पावर दिए आप काम करवा सकते हो? बताओ, आप किसी से काम कराना चाहते हो तो क्या आप उसको पावर नहीं दोगे? अथॉरिटी दोगे ना काम करने की? भाई आपके यहां मेड भी काम करती होगी तो आपने उसको भी तो पावर दे रखी है ना, कि आपसे बिना पूछे कमरे में जाए, सामान उठाए, सफाई करे, है ना? तो कहीं ना कहीं पावर तो आपको देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी, राइट? लेकिन यहां पर हेनरी फ्योल ने जो फोकस किया वो इस बात पे फोकस किया कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। मान लो आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, ठीक है, और मैं आपको बोलूं उसको 5 किलो अथॉरिटी दे दो, तो आप उसको 6 किलो दोगे या 5 किलो दोगे? ये बताओ। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया भैया? मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपने किसी को अथॉरिटी देनी है तो आप 5 किलो अथॉरिटी दोगे या 6 किलो अथॉरिटी दोगे? ये बताओ। किलो में नहीं होती है? ओहो, सॉरी 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 सॉरी,
आप एक काम करो, कितनी लीटर दोगे आप, 2 लीटर या 3 लीटर? अरे अथॉरिटी लीटर में भी नहीं दे सकते, तो फिर कैसे देंगे भाई? अभी हमने डिस्कस किया कि बिना अथॉरिटी दिए हम काम नहीं करा सकते। तो अथॉरिटी कितने किलो दोगे, कितने लीटर दोगे भैया, कुछ तो बताओगे? कैसे पता चलेगा कितनी अथॉरिटी देनी है? अथॉरिटी तो जो दी जाती है वो एक्सपीरियंस से दी जाती है माय डियर, मेरे प्यारे बेटा। बात समझ आई? अथॉरिटी किलो में या लीटर में नहीं नापी जा सकती। इसलिए हेनरी फेयल ने क्या कहा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब यह है, when a particular individual is given a particular work, he is made responsible for the result. जब भी आप किसी को अथॉरिटी देते हो किसी काम को करने की, तो साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाओ, साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करो। यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी आपने किसी को ज्यादा दे दी और जिम्मेदारी कम दी, तो 100% अथॉरिटी का मिसयूज होगा ही होगा। और अगर आपने किसी को अथॉरिटी कम दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, तो वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? कि भैया अगर आपने किसी से काम करवाना है, तो भैया आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी और अथॉरिटी के साथ साथ जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके फायदे क्या होते हैं? पॉजिटिव फैक्टर्स हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। कि भैया अगर आपने कोई भी टारगेट अचीव करना है ना, तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी उसके अंदर में। तो अथॉरिटी दे करके आप टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हो, पहला फायदा। दूसरा फायदा, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीज होने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी को पावर देते हो, जब भी आप किसी पर्सन को काम करने की पावर देते हो, तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। अगर आपको पावर मिल जाए पैसे खर्च करने की, तो कितने खुश हो जाते हो आप, है ना। अगर आपको पेरेंट्स पावर दे दे, भैया आप चूज करो आपको कहां घूमने जाना है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या मॉरिशस, अरे बाप रे, नाम ही ऐसा ले लिया सर, कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। ओह, इतनी सारी पावर हमें मिल गई काम करने की। लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने डिस्कस किया और हेनरी फेयल ने हमें समझाया। ये हमारे अंकल बहुत अच्छे हैं, हेनरी फेयल अंकल ने हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो इन सारी बातों को याद रखना है। देखो यूएसए ए पर अटके हुए हैं। नेगेटिव फैक्टर्स क्या है इसके बेटा? अगर मान लो अथॉरिटी ज्यादा दे दी जाती है तो क्या होगा? रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटी इज गिवन देन रिक्वायर्ड। भैया ज्यादा अथॉरिटी अगर दे दोगे जितनी जरूरत है, तो उसका मिसयूज 101% होगा। दूसरा, इन केस ऑफ लेस अथॉरिटी इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट। अगर आप किसी को कम अथॉरिटी देते हो, तो उसमें टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा कोई तराजू नहीं है जिसके बेस पर हम ये नाप सकें कि यह कितनी अथॉरिटी है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तोल नहीं सकते ना हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। तीसरा नेगेटिव फैक्टर्स है, कैनॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी गिवन। यानी कि अगर आप किसी को सिर्फ अथॉरिटी दे देते हो, क्या दे देते हो? अथॉरिटी दे देते हो किसी को, तो आप उसके बेस पर उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है ये जानना चाहते हो? ओके, तो नोट कर लो इस लाइन को, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। हाँ, नोट कर लो इसको, ये आपके बहुत काम आएगी, आगे भी काम आएगी। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड
responsibility is assumed and, I repeat, authority is delegated, responsibility is assumed and accountability is imposed. अथॉरिटी दी जाती है, छीनी नहीं जाती. रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम की जाती है, आप जबरदस्ती किसी को थोप नहीं सकते. लेकिन आंसरेबिलिटी को थोपा जाता है. आंसर पूछा जाता है कि आंसर बताओ ये क्यों नहीं हुआ, है ना. तो यहां पर आप किसी को अगर अथॉरिटी दे रहे हो किसी काम को करने की, तो उसके बेसिस पर आप अकाउंटेबिलिटी को इंपोज नहीं कर सकते कि भैया पावर दी थी तो काम होना ही चाहिए था. अथॉरिटी देने का मतलब सिर्फ यह है कि आप उससे काम करवाने की परमिशन दे रहे हो और पावर दे रहे हो. लेकिन क्या रिजल्ट भी उसमें इनबिल्ट हो सकता है? नहीं हो सकता. सिर्फ पावर मिलने से रिजल्ट नहीं आ जाता ना. तो अगर आपने किसी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी तो आप उसको सिर्फ अथॉरिटी के बेसिस पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भैया काम हमने तो तेरे को पावर दे दी थी तो अब काम तो होना ही चाहिए था, है ना. क्योंकि और भी फैक्टर्स होते हैं जो काम के कंप्लीशन में एनरोल होते हैं. तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है. केवल किसी को अथॉरिटी देने से आप ये मत समझ लेना कि काम 100% हो गया या वो जिम्मेदार उस काम के लिए हो चुका है. तो यू कैनॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी गिवन. समझ आ गया बेटा? पहला प्रिंसिपल कौन सा था? यू से, हाँ वेरी गुड, यूनिटी ऑफ कमांड. एस से स्केलर चेन और ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी गुड. तो अब देखो यूएसए से हमें ये तीन प्रिंसिपल के नाम याद रखने हैं. यू से यूनिटी ऑफ कमांड, एस से स्केलर चेन, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी.